हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र की बुक को। फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करना चाह रहे हैं तो इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। इससे आप इसकी तैयारी करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, इस बुक में सारा सिलेबस दिया गया है, कहीं आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक को पढ़ लेते हैं और इसके जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम भारतीय इतिहास को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो भारतीय इतिहास से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन आप भारतीय इतिहास से कवर करेंगे। तो चलिए आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागौर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन मध्यहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपको ये सारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नेक्स्ट है, नर्मदा क्षेत्र की खोज कब की गई? 1982 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है हमारा, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्ज होम कहाँ से मिले? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कुत्ते के कंकाल मानव के कंकाल के साथ कहाँ पर मिले हैं, तो जो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। नेक्स्ट है, गर्त आवास के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? बुर्ज होम से। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा, बुर्ज होम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में की, किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, सर्वप्रथम खद्दानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, खद्दानों का उत्पादन कब हुआ? नवपाषाण काल में। अगला है, बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम प्राचीनतम जीवन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ से मिले। कहाँ पर? ये बलूचिस्तान में। अगला हमारा, चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसे इस नाम से जानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाणिक पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। नबदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने कराया था। आपको ध्यान रखना है, किसने कराया था? एच.डी. संकलिया ने। अगला हम देखते हैं, नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बिल्लोरी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला हमारा, गैरुबल्ली गैरुमर्त भांड, जिसे हम शॉर्ट में OCP के कहते हैं, के साक्ष्य हस्तनीपुर एवं अंतरीजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अधीन आता है? तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय के। नेक्स्ट आपको दिया गया है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता एवं खोजकर्ता। तो सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा मोहनजोदड़ो, तो इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। अगला हमारा रोपण, तो इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1953 से 55 में। नेक्स्ट हमारा लोथल, तो जो लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। कब की थी? 1954 से 1955 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला आता है हमारा कालीबंगा, इसके उत्खननकर्ता BB लाल, और कब की थी? 1961 या 69 में। अगला है रंगपुर, तो रंगपुर की खोज MS वत्स ने 1934-35 में। अगला हमारा चुन्होदड़ो, तो NG मजूमदार ने। तो ये आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो कब की थी? 1931 ईस्वी में। अगला हमारा सुरकोटदा, तो JP जोशी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1964 में। अगला हमारा बनावली, तो RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974-77 में। अगला हमारा
आलमगीरपुर, यह इसकी किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1958 ईस्वी में। अगला हमारा कोट दीजी, तो इसकी खोज किसने की थी? फजल अहमद खान ने। कब की थी? 1957-58 में। अगला हमारा सुतका गेंडोर, किसने खोज की थी? ऑरेल स्टाइन ने। कब की थी? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने मांडा, तो इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। कब की थी? 1982 में। अगला बालाकोट, तो जॉर्ज ऑफ डेल्स ने इसकी खोज की थी 1973-76 में। अगला हमारा धौलावीरा, इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। कब की थी? 1967-68 में। अगला है हमारा मिथातल, तो इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान ने। कब की थी? 1968 में। अगला है हमारा राखी गढ़ी, इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान ने। कब की थी? 1969 में। तो आपको ये सारे खोजकर्ता ध्यान रखना है, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है उनको तो ज़रूरी ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आप इसे इम्पोर्टेंट लिख लें, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है जॉन मार्शल के बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा सैमव सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए जाने मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो की बात करें किससे संबंधित है? आर्यों से। तो आपको ध्यान रखना है चित्रित लाल भांड किससे, मृद भांड किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से। और धूसर एवं चित्रित धूसर मात्र भांड किससे संबंधित है? आर्यों से। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, तो सबसे पहला है हड़प्पा, ये किस नदी के किनारे स्थित था? रावी के। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, कहाँ किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु के। नेक्स्ट है रोपड़, तो ये किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। अगला है कालीबंगा, तो ये किसके किनारे स्थित था? खग्गर के। नेक्स्ट है लोथल, तो ये किसके किनारे स्थित था? भोगवा के। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। अगला हमारा सुटका गेंडोर, तो ये किस नदी के किनारे स्थित था? दाश्त के। अगला है सोत का को, तो ये शादीकौर के किनारे स्थित था। अगला है आलमगीर, तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। अगला है रंगपुर, ये भादर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट हम और देखते हैं कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है कुणाल, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अगला है चूनहोदड़ो, तो ये सिंधु के। नेक्स्ट है बनावली, ये सरस्वती के। अगला है मांडा, ये चिनाव के। नेक्स्ट है भगवानपुरा, सरस्वती के। दैमाबाद पिरबरा के। आमरी सिंधु के। राखीगढ़ी घग्गर के। तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक ग्रामीण थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला हमारा पुरातात्विक खुदाई संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी, ध्यान रखना है आपको। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें एवं कोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है, ध्यान रखना आपको। अगला है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना आपको ये भी। अगला हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हनुमानगढ़ से, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और किस नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी के।
अगला है हमारा गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा सैन्य सभ्यता के महान स्नानघर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सैम सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, आपको ध्यान रखना है, कॉपर एज बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपसे पूछ सकते हैं कि सैम सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे या नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना है लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी स्थल की खोज 1969 में किसने की थी? सूरजभान ने की थी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो तथा चुनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। अगला है रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले? रंगपुर से। और रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। नेक्स्ट है रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में ए रंगनाथ द्वारा की गई थी, ध्यान रखना आपको ये भी। अगला है रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नलियां, मृत भांड भी मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है ददेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर के झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तक माना जाता है। अगला है सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आपको ध्यान रखना है पशुपति शिव की। नेक्स्ट है इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से हैं जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, तो इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है उस योगी की दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए थे, तो ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंधित किया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि पाकिस्तान में था, के तत्कालीन माटंग गोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है हमारा वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था, आज भी भारत कपास में नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन के प्रमाण मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, के उत्खनन से कपास सूत की प्राप्ति की गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, जिसे हम कुकुदामान भ्रासव की आकृति कहते हैं, की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सार्वधिक अंकन एक सरंगी बैलों के बाद उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबंगा के मृत पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया जिसे एक पुरुष ला रहा है, तो कालीबंगा की मृत पट्टिका पर ये दोनों चीज़ बनी हुई है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की धरणी में हुआ था। नेक्स्ट है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग रेगिस्तान होता है। नेक्स्ट है सुमेरिय सभ्यता का
लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा सुमेरिया का क्यूनिफॉर्म लिपि की सभ्यता प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है प्राचीनतम लिपि किसे माना जाता है, तो सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आपको ध्यान रखना है दाएं से बाईं ओर, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबे की सबसे बात करते हैं, तांबा कहाँ से मिला है, तो खेजरी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से तांबा मिला। नेक्स्ट है लाजबर्द, तो ये कहाँ से मिला, बदख्शां जो कि अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है फिरोजा टिन, कहाँ से मिला, ईरान से। नेक्स्ट चांदी, तो राजस्थान के जाबर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। नेक्स्ट सीसा, सीसा कहाँ से मिला, अफगानिस्तान से। अगला है शिलाजीत, शिलाजीत हिमालय से मिला। अगला है गोमेद, ये गुजरात से मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक संस्कृति, तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आपको ध्यान रखना आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो एक उत्तम व्यक्ति है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेद के बारे में, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। नेक्स्ट है वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। अगला है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो क्योंकि ये इन 3 वेद पहले आ चुके थे, बाद में कौन सा आया था सबसे लास्ट में, अथर्ववेद। अगला है वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला है प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मा, क्षेत्र तथा दिश, छत्र तथा दश। अगला है हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ध्यान रखना आपको, यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष का विभिन्न अंगों को में बताई गई है। नेक्स्ट है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ध्यान रखना आपको, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवता की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत की विस्तृत उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है, आपसे ये पूछते हैं कि संगीत का उल्लेख किस वेद में है, तो आपको ध्यान रखना है सामवेद में। अगला है हमारा ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है। पहला एवं और 10वां मंडल नवीनतम है। आपको ध्यान रखना, पहला और 10वां क्या है, नवीनतम मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगला है अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदम के साक्ष्य हैं। ध्यान रखना आपको, जादू टोनों से संबंधित कौन सा वेद होता है, अथर्ववेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में है। आपको ध्यान रखना यजुर्वेद किस में है, गद और पद दोनों में लिखा गया है। आपसे ये पूछ सकते हैं कौन से वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो किस में कौन है वो, यजुर्वेद। अगला है शुक्ल यजुर्वेद को वासनीय संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद जिसका संबंध याग्रिक अनुष्ठान से होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से संबंध में उपलब्ध हैं। आपको ध्यान रखना है सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं कौमुदीय, राणीय तथा जैमिनीय। ध्यान रखना है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अगला है हमारा उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ध्यान रखना आपको, कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद उल्लेखित हैं। अगला है उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है विदेह का राजा जनक, पंचाल का राजा प्रभावली, केकयी राजा का अशुपति और काशी का राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट है वैदिक संहिताओं का सही क्रम है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरांडक, उपनिषद। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वप्रथम महत्व है, इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है।
सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सब सरस्वती। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, काबुल, क्रूम, गोमती, गोमल, सुबस्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। ध्यान रखना आपको ये भी। नेक्स्ट आपके सामने ऋग्वैदिक काल की नदियां दी गई हैं और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो सबको से पहले है दृष्टदत्ती, जिसे आधुनिक काल में हम क्या कहते हैं? चितंग या घग्गर। नेक्स्ट है शतोद्री, जिसे हम क्या कहते हैं आधुनिक में? सतलज। अगली है परुसरणी, जिसे हम रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट है कुभा, जिसे हम क्या कहते हैं? काबुल। नेक्स्ट है हमारी बितिस्ता, जिसे हम क्या कहते हैं? झेलम। नेक्स्ट है अस्किनी, तो अस्किनी किसे कहते हैं? चिनाब को। नेक्स्ट है बिपाशा, जिसे हम अब क्या कहते हैं? ब्यास नदी। नेक्स्ट है गोमती, जिसे क्या कहते हैं? गोमल। नेक्स्ट है कुरमू, जिसे हम क्या कहते हैं? कुर्रम। नेक्स्ट हम देखते हैं सदानीरा, तो इसे हम क्या कहते हैं? गंडक। नेक्स्ट है हमारी सुबास्तु, इसे हम क्या कहते हैं? स्वात। अगला है आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन विदोत्तर काल में हुआ है। ध्यान रखना आपको। छंदोयुक्त उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला है वरुण देवता का वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। ध्यान रखना आपको। इसी कारण वरुण को ऋतुस्पोप भी कहा जाता है। अगला है बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचनाएं की थी, जिनमें अपाला, घोषा, विश्वबारा, लोपामुद्रा आदि हैं। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ध्यान रखना आपको। वैदिक काल में सोने का हार को हम क्या कहते थे? निष्क। क्या कहते थे? निष्क। आपको ध्यान रखना है। अगला है बौद्ध जातक, यानी बुद्धिस्ट जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो इनमें कौन कौन से थे? प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, तीसरे क्रम में मशाका। ध्यान रखना आपको। अगला है 1400 ईसा पूर्व में बोजक कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। अगला है शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट हमारा पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से हुआ है। अगला है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल को यज्ञ की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में क्या थी? यज्ञ की प्रधानता। अगला है दशराक्ष युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जो 10 राजाओं के युद्ध परस्परी नदी, यानी कि आधुनिक इसे हम क्या कहते हैं? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना, जिसमें भारत की विजय हुई थी। अगला है हमारा ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजनों युद्ध, यदुद्रोह, पुरु, अगु, तुर्वसु शामिल थे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक में उल्लेखित यब शब्द का जौ ताधवम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है वैदिक काल में सभी समिति नामक 2 संस्थाएं राजाओं की निरंकुशता एवं नियंत्रण रखती थी। अगला है सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट है अथर्ववेद में सभा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है ऋग्वेद में इंद्रन का वर्ण सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया गया है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। अगला है ऋग्वेद में अग्नि का 200 सूक्त समर्पित हैं और इस काल में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, तीसरे स्थान पर वरुण हैं जो समुद्र के देवता हैं एवं ऋत नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र में ऋग्वैदिक उल्लेखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आपको ध्यान रखना। अगला दिया गया है हमारा पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे सत्यमेव जयते शब्द मोंडोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय होती है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि थी, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में।
नेक्स्ट है ऐतरेय कौशिक ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता, अघन्या मतलब होता है ना मारे जाने योग्य बताया गया है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में। तो आपको ये सिलेबस में अलग से नाम दिया गया है बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, तो इस पे आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो आपको जन्म स्थान और इसकी तिथि दोनों ध्यान रखना है। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन जो कि शाकगढ़ के प्रधान थे, माता का नाम महाया देवी कौलिक गणराज यानी कौले वंश की कन्या थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो सिद्धार्थ। अगला है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौर्य वंशी शासक अशोक के उर्मनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे किससे हमें ये सूचना मिलती है? उर्मनदेई अभिलेख से। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। इसी को क्या बोला गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। किसे? गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। 6 वर्ष की कठिन नेक्स्ट है 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में। और आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पर? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति को के बाद ये बुद्ध कहलाए, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहने लगे? बुद्ध। नेक्स्ट है बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य के थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध बसराज उद्यान के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तगढ़ी गुफा में हुई थी। अगला है हमारा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट है प्रथम बुद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप ने की थी, आपको ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक यानी शिशुनाग वंशी के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है मोगल पुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडरवन यानी कि कश्मीर में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने। और उपाध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने। नेक्स्ट है देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें बौद्ध सभाओं के बारे में दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप या महाकश्यप। और इसके उस टाइम राजा कौन था? अजातशत्रु। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, तो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व, यानी कि 100 साल बाद। कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी ने। और उस टाइम राजा कौन था? कालाशोक। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व में। कब और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्स ने। राजा कौन था उस टाइम? अशोक के शासनकाल में ये हुई थी। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति, तो ये कब हुई थी? ये की ईसा की प्रथम शताब्दी में। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अगला है देवदत्त पहले उनके अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था, ये भी आप ध्यान रखना है। किसके? गौतम बुद्ध के। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिवाद। तो ये आपको चारों ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध के जीवन के संबंध प्रतीक। जब उनके जन्म को क्या कहा गया है? उनका प्रतीक क्या था? कमल और सांड का।
गृह त्याग पर क्या प्रतीक है? घोड़े का। ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल बोधि वृक्ष के। और निर्वाण के लिए पद चिन्ह का। और मृत्यु के लिए स्तूप का प्रतीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। तो आपको इनके नाम को जरूर ध्यान रखना है। प्रथम स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट हमारा, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? त्रिपिटक। तो विनय पिटक यानी संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं। नेक्स्ट है सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक यानी कि दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इनमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा है, क्या नाम है इसका? थेरी गाथा बौद्ध साहित्य। नेक्स्ट है, बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप का विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट है, भराहूत सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक के अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, अमरावती का स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अमरावती। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ और वेदिका बनी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया था। वेदिका भी पत्थर से ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है, सातवाहन युग में वेदिका की चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए थे। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। किसे? गौतम बुद्ध को। एग्जाम में बहुत पूछते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडवन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। ये लंदन में 1879 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय की वस्तु पर आधारित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये था UPSSC पैट एग्जाम के लिए घटना चक्र की बुक का पार्ट नंबर 1। आई होप आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस किया होगा। दोस्तों, आप इसी तरह इस बुक से प्रैक्टिस करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस दिया गया है और सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। आपको उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे साथ इस तरह की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।